बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक सीनियर और ऐसे कबूतर परवर भाई और उस्ताद के हमरा जिन्होंने ना सिर्फ शौक़ किया बल्कि इसमें रिसर्च भी की और लाहौर ज़ू में उस्ताद मोहतरम जनाब नईम भट्टी साहब की जो ड्यूटीज़ थी, फ़राइज़ थे, उन्होंने उन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हुए अपने शौक़ में भी जिद्दत पैदा की। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं गाहे बगाहे यहाँ पे इनके पास आता रहता हूँ और जो मुझे मेरे ज़हन में कोई सवालात होते हैं मैं वो पूछता हूँ और भट्टी साहब इसका जवाब अनायत कर देते हैं। और आज जो है, आज हमारी खुशकिस्मती है कि मौसम भी बहुत अच्छा है और आज हम पहले बैठकर ऑफ द रिकॉर्ड जो है वैक्सीन पे गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैंने कहा ये लम्हात जो हैं ये रिकॉर्डेड होने चाहिए और ये आप सब तक, सब दोस्तों तक पहुंचना चाहिए। तो मैं वेलकम करता हूं भट्टी साहब को। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र। सर, जैसा कि हम नीचे बैठे बात कर रहे थे वैक्सीन पे, तो सादा मैं सवालात करूंगा। आप, मुझे पता है आपने जवाबात जो देने हैं वो इंशाल्लाह ताला उसी लेवल के होंगे जो कि हम गुफ्तगू कर रहे थे। सर, हम वैक्सीन करते क्यों हैं? बाद दोस्त ये कहते हैं जी बड़े फ़ख्र से कि मुझे 12 साल हो गए मैंने वैक्सीन नहीं की, 14 साल हो गए। हम क्यों वैक्सीन करते हैं? देखें जी, बात ये है कि वैक्सीन जो टाइप है ये, या वैक्सीन करना जो है, इस अमल को जो है हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं या डिजीज़ हैं, इसके दो तरह के इलाज होते हैं जी। दो तरह से इनको कंट्रोल किया जाता है या इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला तो ये है कि बीमारी आने से पहले जिस्म में जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को पैदा करना, यानी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करना उस बीमारी के ख़िलाफ़। यानी उस बीमारी के जब जरासीम उस बॉडी में आए तो वो उसको फ़ौरी तौर पे अपने काबू में कर लें और वो बीमारी जो है वो क्रिएट ना हो या पैदा ना हो। इस चीज़ को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं जी। तो इसमें इसका जो सोर्स ऑफ यानी एक्टिव इम्यूनिटी है या सोर्स ऑफ क्रिएशन ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज़ थ्रू दी वैक्सीन। यानी इसके लिए हम वैक्सीन लगाते हैं, चाहे वो बर्ड्स में हो, चाहे वो एनिमल्स में हो, चाहे वो इंसानों में हो। और इसकी आप देखें कि जो बेस्ट एग्जांपल है, आप हमें बचपन में ये जो है वो खसरा के और इसके चेचक के और बहुत सारे जो है वो इंजेक्शंस लगे हुए हैं। इवन उस ज़माने में कॉर्ला के भी लगाए जाते थे। तो ये हमारे स्कूल में इंजेक्शन लगते थे। तो ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा ख्याल है कि हमारी एज के जितने भी जो यानी 1970s में जो स्कूल लाइफ में थे, तो वो यानी उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी यानी बहुत कम लोगों को ये जो है वो डिजीज़ कोई क्रिएट हुई होंगी। अदरवाइज़ माशाल्लाह सब जो है वो इस डिजीज़ से बचे रहे हैं। दैट इज़ ये सिर्फ वजह यही थी कि ये बचपन में वो एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो यानी क्रिएट की गई और दैट वाज थ्रू द वैक्सीन। तो ये चीज़ें अब जो है आप देखें कि पिछले 3 साल से हमारे जो पूरे ये पेंडेमिक जो है ये कोरोना वाली है, तो इसमें आप देखें कि तमाम जो लोग हैं पूरी दुनिया में जो है वो इसकी वैक्सीन जो है वो लगाई गई है और इससे काफ़ी हद तक जो है वो लोग जो है अल्लाह का शुक्र है इससे काफ़ी बचत हो जाती है और ये बहुत सारे इंसानी जानें जो हैं वो बच जाती हैं, बची हैं। और इससे जो है आगे भी इस पर रिसर्च हो रही है और इनसे बेहतर से बेहतर जो है वो आगे इसके इंशाल्लाह रिजल्ट आएंगे। सेम जो है वो यही एक यानी कंडीशन है कबूतरों में।
आप देखें कि सबसे जो कबूतरों में जो एक जानलेवा बीमारी है वो एंडी, और एंडी जो है वो कॉज करती है न्यूकासल डिजीज़ इसको कहते हैं। इसका जो बैक्टीरिया है वो पैरामिक्सो है, और ये कबूतरों में जो ये बीमारी कॉज करता है। और ये एक अकेला जो है वो वायरस नहीं होता, बहुत सारे और भी इसके साथ जो है वो कंबाइंड होते हैं जी। तो इस चीज़ को जो है ये कंट्रोल करने के लिए, ये ताकि ये बीमारी कबूतरों को नुकसान ना दे, या अगर इसका वायरस कबूतरों की बॉडी में दाखिल हो भी जाए तो उसको उसी स्टेज पे जो है वो काबू कर लिया जाए या रोक लिया जाए। तो इसी चीज़ को मतलब क्रिएट करने के लिए, ये एक्टिव इम्यूनिटी पैदा करने के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को जो है वो एक्टिवेट करने के लिए जो है वो वैक्सीन लगाई जाती है। अब यानी ये चीज़ें जो है दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, और ये बहुत ज़रूरी है। आप देखें कबूतर जो है बाद दफ़ा दोस्त कहते हैं जी कि मैंने 10 साल से या 15 साल से वैक्सीन नहीं लगाई और मेरे कबूतर बिल्कुल ठीक है, ये ऐसी बात है। तो उसकी जो है वो आप एक सिंगल रीज़न यही हो सकती है कि उन्होंने कोई और कबूतर उसमें शामिल नहीं किया बाहर से, या यानी उनके कबूतरों में ये वायरस जो है वो अभी तक वो नहीं आया, या उसकी असेस नहीं हुई उस जगह तक। अदरवाइज़ तो खुदा न खासा जब ऐसी सिचुएशन हो, तो अगर अल्लाह ना करे किसी के यानी कुडे में या यानी किसी जगह पे ऐसा अगर वायरस आ जाता है, तो वो इतना लीथल होता है कि आप यकीन करेंगे इसमें 99% जो है मोर्टेलिटी के अलावा और कुछ नहीं होता। मतलब जहाँ पे वैक्सीन नहीं हुई होती, जहाँ वैक्सीन नहीं होती वहाँ पे नुकसान का खदशा बहुत ज़्यादा होता है जी। और इसमें अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसमें आई कैन सेफली से मोर देन 90% जो है वो मोर्टेलिटी रेट। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन वो ये कि जो हम वैक्सीन करते हैं कबूतरों को, इस पर क्वेश्चन तो मेरे ज़हन में एकदम बहुत सारे आ गए हैं। इसके SOPs क्या हैं? जी, SOPs देखें जी, किसी भी चीज़ को लगाने के लिए या कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए इसके बाकायदा SOPs होते हैं जी। तो ये चीज़ें जो है ये अगर आप फॉलो करेंगे तो उसका असर उतना ही अच्छा होगा, उतना ही वो परफेक्ट होगा, और उतना ही वो आगे जो है वो यानी उसके अच्छे नताइज जो है मरतब होंगे। बजाय इसके कि हम SOPs पे अमल ना करें, तो ये जो SOPs पे अगर हम अमल करते हैं, या SOPs का मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शंस उसके साथ या हदायत जो दी जाती हैं, अगर हम उस पर अमल करते हैं, यानी कोई भी कंपनी जब कोई भी मेडिसिन या एंटीबायोटिक या ख़ास तौर पे वैक्सीन बनाती है, तो उसके बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उन्होंने रिसर्च से प्रूवन होती हैं, और वही चीज़ें जो है वो लीफलेट्स पे जो है वो देते हैं, या उस पर वो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आपने इन चीज़ों पे अमल करना है। तो अगर हम वो SOPs पे या उन इंस्ट्रक्शंस पे अगर हम अमल करेंगे, तो उस दवाई का या उस जो वैक्सीन है उसका उतना ही अच्छा इफ़ेक्ट होगा जितना कि मतलब होना चाहिए। अगर हम वो नहीं करेंगे तो शायद हम उतने अच्छे रिजल्ट्स उस वैक्सीन से नहीं ले पाएंगे जितने कि हम एक्सपेक्ट करते हैं जी। तो ये चीज़ें मसलन फॉर एग्जांपल मैं आपको यानी इसके SOPs जो मोटे हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है जी कि जब भी वैक्सीन आपने करनी है, तो इसका ये होता है कि आप यानी आप कोशिश करें कि एम्प्टी स्टमक जो है वो बर्ड। एम्प्टी स्टमक मीन्स के खाली पेट हो जाए। नंबर 2 जो है वो वैक्सीन जब आप ख़ास तौर पे ये जो इम्पोर्टेड वैक्सीन है, गैलीब्यूल है या एमोपेस्ट है या और दूसरी बहुत सारी वैक्सीन हैं जो ऑयल बेस्ड हैं जो हम इम्पोर्ट करते हैं, तो ये जो वैक्सीन जब आती हैं तो इसको जो है पहली बात तो ये है कि इसको फ्रिज में रखा जाए, इसको बाहर बिल्कुल ना रखें। अगर आप मतलब शॉप से लेके भी आते हैं जब, तो इसको वो बर्फ़ में आपको दिया ये आइस के अंदर वो आप लेके आए, उसके बाद इसको फ्रिज में रखें, इसको कभी भी एक्सपोज ना करें। आमतौर पे मतलब मैं आई कैन सेफली से कि अक्सर दोस्त मेरा ख्याल ये करते हैं कि इस वैक्सीन का जो है वो जब इसको लगाना होता है कबूतरों को,
तो उसको जो है वो उसका कॉर्क जो है वो सील खोल के और उसका रबड़ वाला जो उसका कॉर्क होता है उसको उतार दें और उसको ये किसी खुले बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि वो आसानी से जो आपकी सिरिंज है वो उससे भर जाए और आप उसको लगा सकें। तो इससे जो है ये फौरी तौर पे ये वैक्सीन का जो असर है वो ज़ाया हो जाता है और वो जो बेसिकली ये वीक लाइव वायरस होता है जब आप इसको एक्सपोज करते हैं तो वो क्रिस्टल फॉर्म में चला जाता है। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि उल्टा जो है वो कबूतर को नुकसान होता है। पहली बात तो ये है कि आप जब भी वैक्सीन लाएँ इसको बर्फ़ में लेके आएँ, फ्रिज पे रखें। उसके बाद जब आपने कबूतरों को लगाने के लिए वैक्सीन निकालनी है तो इसको आप किसी बर्तन में बर्फ़ की एक लेयर रख के उसके अंदर इस बॉटल को रखें, उस पैकिंग को रखें और उसके बाद उस पैकिंग का जो सील है उसको थोड़ा सा ऊपर से साफ़ करके रबड़ वाला हिस्सा आप जो है वो एक्सपोज कर लें, नंगा कर लें और उसके अंदर जो है वो एक ये जो भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं, जो मोटी सिरिंज होती है, मोटी जो नीडल होती है वो आप ले आएँ और वो उसके अंदर मतलब आप डाल दें, उसके अंदर आप करें और एक बारीक सिरिंज जो नीडल है वो भी आप उसमें जो है वो लगा दें। ठीक है जी। उसके बाद फिर आप ऐसा ऐसा जो है वो आपको थोड़ी सी दिक्कत तो ज़रूर आएगी शुरू में, वो आप जब सिरिंज से भरते हैं या फिल करते हैं तो लेकिन ये है कि ऐसा ऐसा जब वो आप निकालना शुरू करेंगे तो वो रवा हो जाएगा और उसमें जितने भी एयर बबल्स हैं वो आप ऐसा ऐसा निकालते जाएं तो ये आपकी रवानी आ जाएगी और आप निकाल सकेंगे ऐसा से। इससे ये है कि इसका असर जो है वो ज़ाया नहीं होगा। तो अगर आप उसको एक्सपोज करेंगे या ढक्कन खोल देंगे तो उससे जो है वो वैक्सीन जो है वो ज़ाया हो जाती है। पहली SOP ये है कि इसको आपने बर्फ़ पे रखना है, फ्रिज पे रखना है और जब भी आपने कबूतरों को लगाने के लिए ये निकालनी है तो इसको आप बर्फ़ में निकालनी है। इसको धूप में मत लेके जाएं। अगर धूप से आपने गुजरना भी है तो उसके ऊपर कोई कपड़ा या कोई ऐसी चीज़ डालें ताकि वो डायरेक्ट धूप में एक्सपोज ना हो जाए। तो ये पहली बात तो ये। सेकंड जो है ये जो है ये हम यानी इसकी डोजेज आ जाती है अच्छी। अब इसकी चूँकि ये बेसिकली ये जो वैक्सीन बनी है पोल्ट्री के लिए मुर्गियों का, यानी अभी तक आई डोंट थिंक कहीं भी मुमकिन है कि मैंने सुना था कि शायद बेल्जियम में कोई वैक्सीन ऐसी बन रही है या बनी है जो कि इंटायरली पिजन्स के लिए, कबूतरों के लिए। लेकिन ये 99% जितनी भी जो प्रोडक्शन ये कंपनीज हैं वो ये वैक्सीन बनती है बेसिकली पोल्ट्री के लिए और उस पर लिखा होता है उसकी डोजेज है। इसका जो कबूतरों को जो रिकमेंडेड डोज है जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक यानी सेल्फ एक्सपीरियंस जो मेरा है एक इसमें मैंने जो देखा है, मैं ऑयल बेस्ड वैक्सीन जो है जी पिछले तकरीबन मोर देन 10 ईयर्स, मैं 10 साल से ज़्यादा ये हो गए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये जो है मैंने भी शुरू में कुछ गलतियाँ की जो है वो वैक्सीन इस्तेमाल करने में, कभी ओवरडोज हो गया, कभी अंडरडोज हो गया। तो इससे जो है वो कबूतर को अगर अंडरडोज हो गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको, और अगर ओवरडोज हो गया तो उसका कबूतर को नुकसान हो जाता है। बाद दफ़ा कबूतर जो है ये यानी आप कह लें कि मादियाँ अंडों से चली जाती हैं और नर जो है वो बिल्कुल यंग जो बर्ड्स हैं वो बाद दफ़ा बिल्कुल जवान जो नर या मादियाँ हैं वो यानी मादियाँ अंडों से रह जाती हैं और नर जो है वो फर्टाइल नहीं होते या वो डालने से रह जाते हैं। तो इसमें द बेस्ट वे जो मेरा एक सेल्फ एक्सपीरियंस है वो ये है कि इसका 0.2 cc यानी 1 cc के 10 पॉइंट होते हैं और आप जो है वो इंसुलिन सिरिंज इस्तेमाल करेंगे। मैं तो यही करता हूँ और इसमें ये है कि इसके 10 पॉइंट यानी पूरी वो फिल करके वो 1 cc होती है। तो इसका जो है ये आप 0.2 cc से लेकर 0.3 cc तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है ऑप्टिमम जो है दैट इज़ द 0.2 cc। अगर आपने यानी आमतौर पे हमारे ये मतलब ख्याल पाया जाता है कि एक अडल्ट बर्ड और बच्चे के लिए डोज अलग अलग होती हैं, लेकिन मेरा जो सेल्फ एक्सपीरियंस है इसमें एक ही डोज है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। इसमें यह है कि आपने 0.2 cc ऑप्टिमम है, अगर आप इसको मैक्सिमम आपसे गलती से लग रही है तो 0.3 cc से ज़्यादा एक्सटेंड ना करें। एक मतलब चीज़ ये है। दूसरा ये है कि मैंने जो देखा है कि इसका जो सबसे जो सेफेस्ट एक यानी साइट है जो लगाने की जगह है, बाज़ दोस्त गर्दन में भी लगाते हैं, परों में भी लगाते हैं, पर में भी लगाते हैं,
लेकिन मेरे जो सेल्फ एक्सपीरियंस है वो कबूतर का सीना है जी, ये हड्डी से थोड़ी सी जगह छोड़ के तो आप इसको जो है इंट्रामस्कुलर लगाए, यानी ये जो सुई है वो उसकी नीडल छोटी, बारीक और छोटी इस्तेमाल करें, लंबी ना हो, इससे कबूतर को बाज़ दफ़ा अंदर जो विसरल ऑर्गन है वो डैमेज हो जाता है। तो इसका द बेस्ट वे, इस कबूतर को तकलीफ भी ज़्यादा होती है, द बेस्ट वे कि आप इसको जो है वो छोटी नीडल इस्तेमाल करें और इसके इंट्रामस्कुलर इसको लगाएं, और उसके बाद लगा के जो है वो इसको जब आपने नीडल कबूतर के ये सीने वाली साइड से या जहां आपने इंजेक्शन लगाया है, जब आप उसको निकालते हैं तो आप उसको अंगूठे से रब करना, एटलीस्ट जो है 5 to 10 सेकेंड आपने इसको रखना, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये वैक्सीन जो है ये ऑयल बेस्ड होती है और ये कैपिलरी एक्शन के लिए, कैपिलरी एक्शन के जरिए पूरी बॉडी में जाती है, यानी इसको हम कहते हैं असिमिलेशन, और ये यानी ब्लड का हिस्सा बनती है, और ये सबसे पहले सबसे बारीक तरीन जो खून की नालियाँ हैं उनमें जाती है जी, और उसके बाद फिर ऐसा ऐसा बड़ी नालियों में जाती है और फिर ये पूरे बॉडी में जो है ये फैलती है और इससे जो है वो इफेक्शन होता है। तो ये ऐसा है कि आप ये चूँकि ऑयल बेस्ड होता है वैक्सीन जो है, तो इसलिए इसको रब करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये जो है ये आपने बारीक तरीन जो कैपिलरी एक्शन है इसका स्टार्ट हो जाए और ये खून की बारीक तरीन नालियों में भी ये इसकी रवानी हो जाए। सर कुछ दोस्त वैक्सीन जो है बीमारी आने पर कर देते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि प्रोग्राम हमारा मेरी कोशिश है कि 20 मिनट तक रहे, 16 मिनट हो गए, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हम अब डिस्कस करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें जी। ये बड़ा एक ख़तरनाक अमल है कि जब बीमारी एक आ जाती है तो उसमें कुछ दोस्त जो है वो या ओरल वैक्सीन यानी सोटा वगैरह दे देते हैं या ऑयल बेस्ड वैक्सीन दे देते हैं या एंडी का इंजेक्शन वैसे लगा देते हैं जो हमारी लोकल वैक्सीन है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब भी आपके माना खस्सा जब ये वायरस एंटर होता है तो ये एक जगह नहीं है, एक बर्ड तक महदूद नहीं होता, ये तमाम बर्ड्स तक फैलता है और इसके सोर्स है वो सबसे बड़ा पानी है। जब कबूतर पीते हैं ये बीठों के ज़रिए भी जाता है, दाने के ज़रिए भी जाता है, तो इस तरह ये सबसे जो एक्टिव इसका सोर्स है वो पानी है। जब एक कबूतर इन्फेक्टेड वो पानी पीता है तो बाकी जो पीते हैं वो भी जो है उसमें इन्फेक्टेड होते हैं। तो जिस कबूतर में तो इम्यूनिटी ज़्यादा होती है उसमें वो कैरियर हो जाता है, और जो बर्ड जो है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उसमें ये डिजीज़ जो है वो अपीयर हो जाती है। तो लेकिन जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो इससे जो एक डबल अमल शुरू हो जाता है, यानी चूँकि उसमें लाइव वायरस पहले भी होता है, जब आप एक वीक वायरस उसमें दाखिल करते हैं वो तो बूस्ट हो जाता है, इम्यूनिटी पे जो है वो सप्रेस हो जाती है, बजाय वो एक्टिव होने के वो सप्रेस हो जाती है, और उससे कबूतर जो है जो सेहतमंद कबूतर हैं उनमें भी ये डिजीज़ जो है वो अपीयर हो जाती है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब ये बीमारी आप समझते हैं कि जब आपके कबूतर अब जो है वो सेहतमंद हो गए हैं या हेल्दी हो गए हैं तो उसके कम से कम 2 से 3 महीने बाद जो है ये मतलब वैक्सीन लगानी चाहिए, प्रोवाइडेड कि आपके कबूतर वेट जो नॉर्मल है वो मतलब पूरा कर जाए। अच्छा सर, वायरस की एज क्या है? वायरस कितनी देर में वीक होता है? असल में जी ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि हर वायरस का अपना एक साइकिल होता है। साइकिल मीन्स कि वो अपना एक लाइफ साइकिल पूरा करता है, और जब वो लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है तो वो जो है इनएक्टिव हो जाता है, मीन्स के क्रिस्टल फॉर्म में चला जाता है। तो ये दुनिया में तमाम जो कबूतरों का ये जो वायरस है पैरामिक्सो, इसकी जो है ये तकरीबन आप कह लें कि 10 to 15 डेज तक जो है ये इसका असर रहता है। 7 डेज पीक के होते हैं जिसमें बहुत पीक पे होता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है जब इसका साइकिल पूरा होता है। तो ये तकरीबन विद इन आप कह लें कि 15 डेज तक जो है ये काफ़ी हद तक इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन उतनी देर में जो बर्ड्स वीक होते हैं उनको ये जो है ना ले जाता है, डैमेज करता है। सही सर, कोई ऐसी चीज़ जो कि हम वैक्सीन करने से पहले हम अपने कबूतरों को पिलाएं ताकि इनकी इम्यूनिटी जो है उसमें अगर हम वैक्सीन करते हैं तो उसमें मतलब उनके लिए फ़ायदा मंद हो बजाय कि वो नुकसान हो? जी मैं ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया अभी भाई। तो इसमें ये है कि थोड़ा सा मैं और एक वजाहत कर दूं कि जब आप वैक्सीन करते हैं कबूतरों को तो
उसी दिन आपने जो है ये पैनाडोल सिरप जो है ये आपने लास्ट में लेना है। ये आप चूँकि इसमें कबूतर को थोड़ा सा फीवर होता है, जब आप ये लगाते हैं तो कबूतर को जो है टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर राइज करता है, और उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है द बेस्ट वे इज़ कि आप जो है पैनाडोल सिरप जो है वो पानी में ज़रूर मिला के दीजिए। तो इसमें ये होता है कि आप जो 10 सीसी पैनाडोल सिरप है पर लीटर के हिसाब से आप जो है वो बता सकते हैं, जो मेरा एक सेल्फ एक्सपीरियंस है। तो इससे कबूतर जो है काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, वो दाना भी सही खाते हैं। सेकंड आपने जो है वो मैं उस तरफ आता हूँ कि कबूतरों को यानी वैक्सीन करने से पहले हम क्या कर सकते हैं। उसका द बेस्ट वे इसके कबूतरों को सबसे पहले जो है वो आप डिवर्मिंग करवाएं। वो उनको कोई भी अच्छा डिवर्मर जो है वो आप दें, और उसके बाद जो है वो आप एंटीबायोटिक का कोर्स करवाएं। डिवर्मिंग का एक दिन छोड़ के अगले दिन जो है वो आप एंटीबायोटिक स्ट्रॉन्ग कोर्स करवाएं, और कोर्स करवाने के बाद 3 से 5 दिन का आप करवा सकते हैं, 3 डेज नॉर्मल करवाएं, उसके 2 दिन बाद आप वैक्सीन कर सकते हैं। अच्छा सर, प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहे हैं हम। बहुत ही ज़बरदस्त अजान भी हो गई है, तो मेरा ख्याल है इजाज़त चाहते हैं आप सबसे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।